नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इस समय हमारे साथ कर्नल वीरेंद्र साहिब सर जुड़े हुए हैं और एक बहुत बड़े मुद्दे पर जिस पर हमारी इनकी चर्चा बराबर चल रही है और इस देश की सेना राजनीति का शिकार न बने, इसके लिए कर्नल वीरेंद्र साहिब सर पूरी तरीके से मुस्तैदी से उन सवालों का जवाब दे रहे हैं जो वास्तव में नकारात्मक पक्ष प्रस्तुत करते हैं किसी एक इतने बड़े सैन्य अधिकारी के लिखे हुए किताब के अंश के कारण, जिसमें अगर सच सामने न आएगा तो कुछ अलग ही सोच बन जाएगी। मेरे हर एक वाक्य पर ध्यान जरूर दीजिएगा। इस समय जनरल नरवणे की किताब चर्चा में है और राहुल गांधी को संसद में जो करना था उन्होंने कर दिया। कारवां मैगजीन के अंश को संसद में जनरल नरवणे की किताब में व्यक्त किए गए उनके विचार और उस विचार के माध्यम से यह बताने की कोशिश कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश के रक्षा मंत्री चीन के आक्रामक रुख से डर गए थे और सेना प्रमुख को उनके हाल पे छोड़ दिया था। ये बात मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, एक एंकर होने के नाते मैं उस अंश को, कर्नल सर आप भी ध्यान से सुनिएगा, जो कारवां मैगजीन ने रिपोर्ट के दौरान लिखी है उसको आज आपके सामने पढ़ना चाहूंगा और बहुत ध्यान से उसे सुनिएगा। राहुल गांधी ने इसी को मुद्दा बनाया है और वो अंश है जनरल नरवणे के किताब में जो कुछ भी इस पूरे रिपोर्ट को लिखने वाले ने जो लिखा वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें लिखा जाता है, इट वॉज ए मोमेंट ऑफ profound isolation. Narwane sat with the map of J&K and Ladakh on the wall, Eastern Command on another. He could visualize the location of each and every unit of formation, even on unmarked maps. 100 different thoughts flashed through his mind. The country was reeling under COVID-19. The economy was flattering, global supply chain had fractured. Would we able to ensure a steady supply of spares, etc. under these conditions in case of a long drawn out of action? Who were our supporters in the global arena, and what about the collusive threat from China and Pakistan? ये बात लिखने के बाद जनरल नरवणे जब चाइनीज, जिस पर हमने आपसे पहले वीडियो में बात की और वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और उस पर ढेर सारे सवाल भी आ रहे हैं और उसमें नरवणे साहब लिखते हैं जो कि राहुल ने उस मैगजीन के अंश को निकाल करके बताया जिसमें नरवणे साहब ये कह रहे हैं उस किताब में, आई फेल्ट रियली अलोन। कब उन्होंने ये लिखा? जब राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री ने कहा भाई मैं कुछ नहीं यहां से कह सकता और ऑर्डर जाने में देरी होगी, आपको जो करना है वो करिए। तब जनरल नरवणे साहब लिखते हैं, आई फेल्ट रियली अलोन, आई वॉज अबेंडन्ड बाय द एंटायर एस्टैब्लिशमेंट। अब राहुल इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, वी वेर ऑर्डर्ड नॉट टू शूट एनी चाइनीज टैंक्स until the orders come. हालांकि नरवणे साहब ये भी कहते हैं, जैसा कि उस मैगजीन में, कारवां मैगजीन में कोट किया गया है कि न हमें ऑर्डर था कि हम शूट करें और न हमें कोई रोक थी। मतलब जनरल नरवणे ये कहना चाह रहे हैं हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया गया और राहुल गांधी इसी को मुद्दा बनाते हुए ये कह रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कह क्या रहे हैं? जो उचित है वो करो। अब ये चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि बैनर को लेकर के राहुल गांधी संसद के प्रांगण में घूमे और अब पूरे देश में इसको चर्चा बनाना चाहते हैं। जो उचित है वो करो। कर्नल सर, सवाल यही है, जो उचित है वो करो, क्या यही ऑर्डर एक प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री अपने सेना प्रमुख को देता है? और सेना प्रमुख भी क्या इसी अंदाज में अपने अधीन अधिकारियों को बॉर्डर पर कुछ भी एक्शन लेने के लिए ऑर्डर करते हैं? ओवर टू यू सर।
धन्यवाद दिवाकर जी, बड़ा बर्निंग टॉपिक बना हुआ है देश में, और मैं समझता हूँ बिना कोई भी समय नष्ट किए हमें इसको हार्ड हिट करना चाहिए। ये कष्ट है कहाँ? पहले आपके प्रश्न का उत्तर, कोई भी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, कोई भी नेता, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी जो मिलिट्री ट्रेंड, मिलिट्री सीजन्ड, मिलिट्री एक्सपीरियंस्ड नहीं है, उसको रक्षा के और युद्ध के मामलों में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, और कोई डायरेक्ट आदेश कि तुम फायर करो या मत करो नहीं देने चाहिए। अब मैं इसकी मिसालें बताता हूं। जब जब सिविल अथॉरिटीज ने अपने आप को सीनियर समझते हुए बहुत फौज इम्पोर्टेंट। को निर्णायक फैसले दिए युद्ध के बारे में, जी जी जी, तब तक देश की महान हानि हुई है। बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं सर। मैं बिल्कुल बताइए। 62 से शुरू करूंगा। एक ट्रेड यूनियन के लीडर इंग्लैंड के हमारे रक्षा मंत्री बने, वीके कृष्णा मेनन, और जब चाइना ने 59-60 में हमारे कुछ इलाकों पर कब्जा किया, तो उन्होंने पुलिस की गश्ती चौकियों के तौर पर बिना गर्म कपड़े दिए, बिना स्नो या हाई अल्टीट्यूड टेंट्स दिए, नॉर्मल टेंट्स में एक एक सेक्शन की कुछ चौकियां बनवाई। उनके पास राशन और एमुनिशन जिसको फौज में पोच एमुनिशन कहते हैं, जो आपके शरीर पे पाउच के अंदर रखा जाता है, उतना ही था। एक 303 की फर्स्ट वॉर विंटेज की गन और उसके साथ 50 राउंड। आज के ऑटोमेटिक वेपन्स की 62 की बात कर रहा हूं हालत के लिए, वो सिर्फ 20 मिनट के युद्ध के लिए काफी था। उन चौकियों को पाकिस्तान ने जब अपनी वेव्स इनटू वेव्स वाले असॉल्ट किए, पहले तो इरिटेट हुए इस हरकत पर, और जब उन्होंने असॉल्ट किए तो उनको रन ओवर कर गए वो इनिशियल कुछ घंटों में। ये पहली मिसाल थी स्वतंत्रता के समय, जबकि दूसरी मिसाल थी, पहली मिसाल में दूंगा, जबकि एक नॉन मिलिट्री अथॉरिटी ने मिलिट्री डिसीजन लिया। इसके पहले की मिसाल, जो पहली मिसाल थी, वो थी अच्छी भली इंडियन आर्मी, फर्स्ट सिख बटालियन और ब्रिगेडियर उस्मान जैसे जाबाज कव्वालियों को धकेल रहे थे। कव्वालियों में भगदड़ मची थी। 47 की बात ना के सर? साथ 47 की बात। 1947, और कव्वालियों के साथ पाकिस्तानी सेना के जो उन्हीं की ड्रेस में अधिकारी थे, वो रिपोर्ट्स दे रहे थे कि हम रुक नहीं सकते। इंडियन आर्मी हैज लॉन्च्ड an attack on us in a big way. इनस वो इलाका था जिसको हम आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं। नेहरू जी ने एक सिविलियन फैसला लिया और यूनिलेटरल सीज फायर का हुक्म दे दिया। ओके। ये उस वक्त किया गया जब हमारी सेना उनको खदेड़ रही थी, और अगर खदेड़ देते तो वो जम्मू का इलाका, जम्मू प्रोविंस का इलाका, कश्मीर की बात नहीं कर रहा, जो कि टोटली नॉन कश्मीरी स्पीकिंग था, हम कब्जे में ले लेते। जम्मू रीजन मेजॉरिटी में होता, कश्मीरी डिस्ट्रिक्ट या कश्मीरी स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स माइनॉरिटी में होते, और शेख अब्दुल्ला कभी सरकार नहीं बना पाते। क्या बात सर आपने कही। हालांकि सर ने कई बार इस बात का जिक्र किया है, लेकिन मौजू है इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। जी सर, जी सर। पर एक सिविलियन फैसला लिया गया मिलिट्री पर्पस के लिए, और
सीज फायर यूनिलैटरली डिस्कस किया और आज तक पीओजे के एक सरदर्दी बना हुआ है। मैं यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट कर दूं सर, 1946 1947 और 1962 का जो जिक्र कर रहे हैं सर, समझ लीजिए नेहरू जी और उनके अधीन जो भी मंत्री रहे रक्षा से जुड़े और जो अधिकारी रहे, वो ऑर्डर दिल्ली से जाता था तो उनको एक्शन लेना होता था। और इसलिए इन दोनों स्थानों पर भारत को कितनी मुश्किलों और कितना नुकसान का सामना करना पड़ा है, वही सर बता रहे हैं। जी सर। 65 में हाजी पीर पर फौजों ने जान लगाकर बलिदान देकर कब्जा कर लिया। सिविलियन डिसीजन लिया गया कि हाजी पे वापस कर देते हैं, जबकि पाकिस्तान ने कोई भी ऐसा भारत का इलाका जिस पर कब्जा किया था वापस नहीं किया। अब ऐसी हालत में मिलिट्री वर्सेस सिविल डिसीजन को हमें और गंभीरता से देखना चाहिए। राइट। 71 में मिलिट्री डिसीजन और मिलिट्री एक्शन से हमारे पास 93,000 कैदी थे। पाकिस्तान के पास हमारे 58 कैदी थे। सिविल डिसीजन लिया गया, 93,000 हटा दिए गए, 58 को वापस नहीं लिया गया। एक बात सर मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, स्पष्टीकरण चाहूंगा। इंदिरा जी ने, ऐसा कहा जाता है और राहुल इसी दम पर कूद रहे हैं, इंदिरा जी ने जनरल मानिक शाह को कहा कि हमें बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का सहयोग करना होगा और बांग्लादेश नामक एक अलग राष्ट्र बनाना होगा और इसके लिए हमें अटैक करना होगा। ये डिसीजन उन्होंने दिया था और उसी समय ये सब कुछ एग्जीक्यूट कर दिया गया था क्या? जी नहीं, ये प्रस्ताव उन्होंने मई में दिया था 71 में जी। और जनरल मानेक शाह ने कहा कि सैनिक रूप से जी इस समय हमारा बांग्लादेश पर अटैक करना मुनासिब नहीं है। जी। अभी रेन्स हुए हैं, वहां वाटर लॉक्ड एरियाज हैं, हमारे टैंक कीचड़ में फंस जाएंगे, हमारे ट्रेन्स को एम्फीबियस पानियों के इस बीच से गुजरकर युद्ध करने की क्षमता नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, अभी हमने उस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी है, हमारे पास जो एम्युनिशन है वो 10 days WR वॉर वेस्ट रिजर्व 10 दिन का है। अगर ये 10 दिन के बाद युद्ध खिंचा, जिसकी संभावना है, तो हम बिना एम्युनिशन रह जाएंगे। और इस तरह के कुछ और कारण देकर उन्होंने कहा ये समय जो है वो ये सेना निर्धारित मुनासिब नहीं है। इंदिरा जी ने इस सुझाव का आदर किया। राइट। और यही कहा जब आपको मुनासिब लगता है आप इस ऑपरेशन को टेक ओवर करें। कितनी बड़ी बात आपने बता दी, राहुल गांधी को शायद ये पता ही नहीं। जनरल सैम मानेकशॉ, लेटर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने फैसला किया और अटैक 3 दिसंबर को लॉन्च किया गया। 6 महीने के बाद मिलिट्री डिसीजन was taken by a military leader. राइट। ठीक है सर। Not imposed by a political prime minister. बिल्कुल। इसके बाद आगे बढ़िए, 71 में जो हुआ बांग्लादेश का जन्म, वो सब कहानियां दोहराने का कोई आइडिया नहीं जी है। जी जी। पर फिर भी जब सिविलियन इंटरफेरेंस आया, छमजौरिया का इलाका जो J&K का चिकन नेक इलाका है जम्मू में दमाना के पास, उसको लौटा दिया गया सिविल डिसीजन से, विदाउट टेकिंग मिलिट्री कंकरेंस। राइट। तो जहां जहां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्ट हुक्म मिलिट्री पर्पस पर थोपे गए, हमें नुकसान हुआ।
छमजौरिया का इलाका काफी राइट सर। आज भी पाकिस्तान का ऑक्युपाइड जम्मू कहलाता है। मेरा अगला सवाल होगा सर, बिल्कुल और सही जो आपने कहा। एरियाज उन्होंने लिए थे वो अभी उनके पास है। बिल्कुल सर। इसके बाद हम करगिल में 1999 में, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। मुझे ऐसा लगता है, और जिसको मैं एक जर्नलिस्ट के रूप में कवर भी किया है मैंने, उसमें ऊपर से जो आदेश गया कि सेना को पूरी छूट दी गई कि जो उचित समझो वही करो। मैं इसलिए अपने मुद्दे पर हूं कि राहुल ये कह रहे हैं जो उचित हो वो करो। इसको उन्होंने मजाक का विषय बना दिया है, हायर अथॉरिटी के डर जाने का विषय बना दिया है। शायद इसी पर हम पूरा वीडियो बना रहे हैं कि जब इस देश में हायर अथॉरिटी की तरफ से, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, आर्मी के रणनीतिकारों से यह कहा गया कि जो उचित समझिए वो करिए, तभी हमने फाइनल बाजी मारी है। जी। अगर कारगिल को मैं यही कहा जाता फौज को, तो दिवाकर जी हमारी जो 4000 कुछ कैजुअल्टीज हुई वो शायद 1/4 भी नहीं होती हैं। कारगिल में सारी चढ़ाइयां हमारी तरफ से वर्टिकली खड़ी है और ढलवान पाकिस्तान की तरफ बहुत आसान है। मैं जब पाकिस्तान की तरफ कहता हूं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूं। हमें खड़ी चढ़ाइयों पर अटैक करके जाना था। बहुत आसान होता कि हम इन पहाड़ियों के दाएं बाएं से निकलकर और आसान ढलवान जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड J&K में था उस तरफ से अटैक्स करते। ऐसा करने के लिए हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को कहीं ना कहीं क्रॉस करना पड़ता। उस समय की सिविलियन गवर्नमेंट ने इस बात की आज्ञा नहीं दी, और क्योंकि उन्होंने आज्ञा नहीं दी, हमें वर्टिकल चढ़ाइयों पर चढ़कर अटैक करने पड़े। मुश्किल भी थे और उसमें हमारी बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज हुई। वहां भी ये फिर एक मिसाल है जबकि तब की सिविलियन गवर्नमेंट वाजपेयी साहब की थी, पर आदेश सिविलियन गवर्नमेंट के आए कि आप LOC पार नहीं करेंगे। तो सामने दीवारें खड़ी हैं, उनसे सर मारो, खड़ी चढ़ाई पर चढ़ो। वो पत्थर भी मारे तो आपकी कैजुअल्टी हो जाए। वो ऊपर से नीचे फायर करेंगे, आपकी कैजुअल्टी ज्यादा होगी, चिंता नहीं, होने दो, भारत के सैनिक मरेंगे, मरने दो। ये फैसला भी सिविलियन गवर्नमेंट ने लिया, जिसके कारण हमें फिर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, कैजुअल्टीज हुई। ये कैजुअल्टीज बच सकती थी अगर उस समय भी किसी दिलेर प्रधानमंत्री ने या दिलेर सरकार ने कहा होता कि आपको जो मुनासिब लगता है करो, डू एज अप्रोप्रिएट, जैसा इस बार प्रधानमंत्री ने कहा। तो ये कहना कि प्रधानमंत्री को मिलिट्री डिसीजंस देने चाहिए, टेक्टिकल डिसीजन देने चाहिए, स्ट्रेटेजिकल डिसीजन देने चाहिए, ये खानदानी चीज 62, 47, 65 से चली आ रही है, और यही शायद राहुल गांधी अब भी चाहते हैं कि हो जाता। यस, मैं सर एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि राहुल गांधी कह रहे हैं, बैनर घुमाया उन्होंने, और अब तो ये देश भर में एक प्रोपेगेंडा के तौर पर लिया जा रहा है, जो उचित है वो करो। अर्थात जब प्रधानमंत्री को डर लगने लगा तो उन्होंने सेना को उसके हाल पे छोड़ दिया। एक जब बात प्रधानमंत्री को सर निश्चय था कि मेरी मिलिट्री लीडरशिप कैपेबल है, तो उन्होंने कहा आपको जैसा मुनासिब लगता है आप करिए। सर इसमें स्पेशलिटी है, सर प्रधानमंत्री की स्पेशलिटी नहीं है। राइट सर, मैंने मान लिया, क्योंकि मैं वो सवाल उठाऊंगा जो जनता पूछ रही है, और इसीलिए मैं आपसे ये बातें जानना चाह रहा हूं। और मैं फिर एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि नरवणे साहब और सर एक साथ काम किए हैं एक ऑफिसर्स की भूमिका में आर्मी के लिए। सर इस कारवां मैगजीन में कोट किया गया, जो राहुल ने कोट किया, मैं बार बार ये शब्द और बहुत जिम्मेदारी के साथ उन अंशों को पढ़ रहा हूं। नरवणे साहब लिखते हैं, ऐसा इसमें कोट किया गया है
इसको आप सुनिएगा जरूर सर। बट डिड आई रियली वॉन्ट टू स्टार्ट ए वॉर, एक क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद नरवणे साहब के जो विचार हैं उसको लिखा जा रहा है उसमें, गोइंग टू वॉर कैन नेवर बी अ प्योरली मिलिट्री डिसीजन। समझ लीजिएगा सर, जो अभी तक आपने बोला है, इट इज टेकन बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडरशिप ड्यूरिंग द 1999 Kargil conflict under Atal Bihari Vajpayee. Every action was debated and approved in meeting of Cabinet Committee on Security, India's final decision making body on national security, chaired by Prime Minister. Memoirs from period show the CCS being able to own its decision and issue clear directives to military commanders. The same was true of Indira Gandhi during 1971 war that led to the liberation of Bangladesh. अब आप सोच लीजिए क्या कोट किया जा रहा है। अगर नरवणे साहब ये बात कह रहे हैं सर, मैं फिर उसी सवाल पर आता हूं, देन वो कल्प्रिट बना रहे हैं राजनाथ सिंह को और अटल बिहारी वाजपेयी, माफ करिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जो कारवां मैगजीन है, क्योंकि बुक तो आई नहीं है और हम राहुल गांधी की तरह तो अनर्गल बातें बोलेंगे नहीं। इस किताब में या तो इस लेखक ने, इस रिपोर्टर ने जो इस पूरे लेख को लिखा है, उनके किताब का रिव्यू किया है कि क्या किया है। उसने ये किया कि हमारे देश में पॉलिटिकल डिसीजंस के साथ आर्मी का डिसीजन होता है। एंड यू आर राइट सर कि डिसीजन जब सेना पे छोड़ा जाता है तो वो बेहतर रिजल्ट देता है। अब नरवणे साहब क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आपकी बात है और क्या इस मैगजीन में कोट किया गया है सर, इस पर आपका फाइनल वर्जन। दिवाकर जी, मैं कारवां की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करता। मैं उस किसी भी लेखन पर या वक्तव्य पर विश्वास नहीं करता जो पब्लिश नहीं हुआ। राइट। और कारवां मैगजीन का जो पुराना इतिहास रहा है, उन्होंने बहुत से ऐसे मौके आए जबकि बहुत सी चीजें भारत विरोधी लिखी हैं, भड़काऊ लिखी हैं और ऐसी चीजें लिखी हैं जिनसे भारत की दो बड़ी शक्तियों में, पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप में गैप बने, एक दूसरे के ऊपर विश्वास कम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मैं किसी भी उस शब्द का जो कारवां मैगजीन से कोट किया जा रहा है, मैं उसकी ऑथेंटिसिटी मानने को ही तैयार नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं उनके वक्तव्य को मानने की तैयार नहीं हूँ। बहुत मैं बहुत समझता हूँ इट इज वेस्ट ऑफ टाइम टू डिस्कस दैट सिली मैगजीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि इस विषय को हम बराबर तब तक टच करेंगे और तब तक उठाएंगे और आपसे वो सवाल जो निगेटिव अप्रोच के साथ किए जा रहे हैं, मैं उसको उनकी तरफ से पूछूंगा। और इसलिए जी जी, मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने एक युद्ध तो छोड़ दिया। अब सिंदूर के पहले भी एक बार नहीं, बार बार प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने कहा था कि वी हैव टू पनिश देम। हाउ, व्हाई, व्हेन एंड वेयर, मैं मिलिट्री अथॉरिटी पर छोड़ता हूँ। राइट सर। और इसका परिणाम भी हमारे सामने है। हम इस लेटेस्ट जो मिसाल है इसको क्यों छोड़ रहे हैं? राइट राइट। और एक बार नहीं कहा गया था सर मैं इसको स्पष्ट कर दूं, मिलिट्री डिसीजन इज लेफ्ट। मैं इसको स्पष्ट कर दूं सर, थोड़ा और स्पष्ट करूं। इस देश में जब आतंकी कृत्य पर भारत क्या रिस्पॉन्ड करेगा उस पर न्यू नॉर्मल बना, तो एक न्यू नॉर्मल जो अलिखित अघोषित है वो क्रिएट कर दिया गया कि सीसीएस की मीटिंग होगी, पीएम उसको चेयर करेंगे और उसके बाद जिसमें आर्मी के तीनों प्रमुख होंगे, हमारे सीडीएस होंगे, डिसीजन ले लिया गया। उसके बाद यही ऑर्डर होगा, जो उचित हो वो करिए। अगर वो ऑप सिंदूर के लिए ठीक था तो वो रिगजन लॉ के लिए, जिसको लोग डोकलाम कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही है, या ना जानकार लोग, तो
वहां क्यों नहीं ठीक था? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन सर मैं सर्कमस्टांसेस थे। बिल्कुल सर, मैं आप मेरी बात तो सुन लीजिए। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं यही बात कह रहा हूं। अगर जनरल नरवणे खुलकर आए और ये बताएं कि ये बहुत हो गया, सब कुछ कर लिया गया, मैंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन मेरे नाम और मेरे किताब का बेजा इस्तेमाल करके अगर राजनीति की जा रही, चाहे जो करे, मैं उस पर रोक चाहता हूं। और जितनी बातें जिस अंदाज में कही जा रही हैं, ऐसा नहीं है। उसी दिन इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा सर, और अभी तक उन्होंने नहीं किया, इसलिए प्रतिदिन ऐसे सवाल किए जा रहे हैं और बिना वजह उनकी किताब चर्चा का विषय बनी हुई है। ये एक बड़ा सवाल है। इस पर सर हम आगे और बातचीत करेंगे, क्योंकि बातचीत तो ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अगले वीडियो तक हम जरूर इंतजार करें, और आपके पास जितने भी रिएक्शंस आएंगे मैं उन रिएक्शंस को पहुंचाऊंगा, और अगले वीडियो के लिए आप अपने कंटेंट को तैयार रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।